हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन द लाइव क्लास, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट्स एक्सेसिबल टू यू। तो कर दें ये कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन, ताकि हम डिस्कशन को शुरू कर सकें। तो चलिए हम डिस्कशन को शुरू करते हैं। हमारा ये डिस्कशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। तो यहाँ पे हम कंपनीज को लेकर के सभी एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारे जनरल बैंकिंग टॉपिक्स का पार्ट है। ये सभी बैंकर्स के लिए एट इन ऑल स्केल्स इंक्लूडिंग क्लरिकल स्केल, और सभी बैंकों के लिए इक्वली ये यूजफुल सेशन है। तो चलें इसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहले इसके जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं, फिर सभी क्वेश्चंस को एक बार में कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट ऑफ ए कंपनी। सो अगर कंपनी में बैंक अकाउंट ओपन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। सो केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन में हमें चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड बोर्ड रेजोल्यूशन। तो ये डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत है फॉर केवाईसी पर्पस। इन एडिशन टू दिस, वो इंडिविजुअल्स जिनको अथोराइज्ड पर्सन बोर्ड ने अपॉइंट किया है उनके आईडी डॉक्यूमेंट्स भी हमें चाहिए। सो वी ऑल्सो रिक्वायर आईडी डॉक्यूमेंट विद फोटो of those individuals who have been authorized to open the account or operate the account, जिनको हम कहते हैं authorized persons। authorized persons डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं और एनीवन एल्स भी हो सकता है। वी सिंपली हैव टू फॉलो बोर्ड रेजोल्यूशन। नाउ हु विल ओपन दिस अकाउंट। इस अकाउंट को ओपन कौन करेगा, यानी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर साइन कौन करेंगे। सो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म AOF, दिस विल बी साइंड बाय अथोराइज्ड पर्सन। ये अथोराइज्ड पर्सन के द्वारा साइन किया जाएगा फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए। सो दिस अथोराइज्ड पर्सन कैन बी ए सिंगल पर्सन or it could be more than one person, so it could be two or more persons also। तो यहाँ पे हमने सिंपली फॉलो करना है। तो व्हाट इज रिटन इन रेजोल्यूशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो रेजोल्यूशन है उसमें क्या मेंशन्ड है, वी हैव टू फॉलो दैट। नाउ हु विल ऑपरेट दिस अकाउंट। सो ऑपरेशन विल अगेन बी बाय अथोराइज्ड पर्सन। ऑपरेशन अथोराइज्ड पर्सन करेगा। So authorized person, it could be single or it could be two or more। तो जो भी रेजोल्यूशन में लिखा है, so we will follow that so far operations are related। Now stop operations। ऑपरेशन कौन स्टॉप कर सकता है। अथोराइज्ड पर्सन इज अथोराइज्ड टू स्टॉप द ऑपरेशंस, यानी अकाउंट को ओपन करना, अकाउंट में ऑपरेशंस करना, अकाउंट में ऑपरेशंस को स्टॉप करना, ऑल दिस विल बी डन बाय अथोराइज्ड पर्सन। सो एक बात का ध्यान रखना है, डायरेक्टर्स ही अथोराइज्ड पर्सन्स होते हैं, तो ये जरूरी नहीं होता। सो डायरेक्टर्स की हर बात मानी जाएगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्टर अगर अथोराइज्ड पर्सन है तो फिर जो रेजोल्यूशन में लिखा है उसको हम फॉलो करेंगे। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट बाय अथोराइज्ड पर्सन। अगर अथोराइज्ड पर्सन कोई एजेंट अपॉइंट करना चाहता है, सो कंपनी का डायरेक्टर है, वो कहता है मुझे जाना है विदेश, ओवरसीज वो जाना चाहता है, और वो बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि मेरी एब्सेंस में मेरा जो सेक्रेटरी है वो अकाउंट को ऑपरेट करेगा। तो इट मीन्स
डायरेक्टर इज अपॉइंटिंग हिज सेक्रेटरी एज एजेंट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज डायरेक्टर के पास अपनी कोई पावर नहीं है एज एपी। तो जो एपी की पावर है वो पावर उसको देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसीलिए इस पावर को डायरेक्टर आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, डेलीगेट नहीं कर सकता। डेथ ऑफ अथोराइज्ड पर्सन, अगर अथोराइज्ड पर्सन का डेथ होता है then what will happen to operations? So operation will be by the next authorized person या new authorized person। तो अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाएगा बिकॉज कस्टमर इज स्टिल अलाइव, ओनली अथोराइज्ड पर्सन हैज एक्सपायर्ड, इसलिए ऑपरेशंस रिमेनिंग करेंगे, अदर करेंगे या न्यू अथोराइज्ड पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे विद फ्रेश रेजोल्यूशन। चेक साइंड बाय डिसीज्ड अथोराइज्ड पर्सन, सो वो चेक जो इस डिसीज्ड पर्सन ने साइन किए हैं उनको पे कर देंगे, उनको हम पे कर देंगे, लेकिन देयर इज ए कंडीशन। सो व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज द डेट ऑफ चेक शुड नॉट बी आफ्टर डेट ऑफ डेथ। तो चेक का जो डेट है डेट ऑफ डेथ के बाद का नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ए कंडीशन विच वी हैव टू फॉलो। हम चेकों को पे कर देंगे डिसीज्ड अथोराइज्ड पर्सन को, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जो उसकी डेट ऑफ डेथ है उसके डेट के बाद का कोई डेट वाला चेक नहीं होना चाहिए। सेम डेट हो सकती है, पहले की डेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल डेथ का डेट है जुलाई 12, डेट है चेक का जुलाई 14, प्रेजेंटेशन है जुलाई 16 का, तो यहाँ पे डेथ का डेट 12 है लेकिन चेक का डेट 14 है, तो इस चेक को पे नहीं किया जा सकता। अगर चेक का डेट उसकी डेथ से पहले का होता या इसी डेट का होता तो फिर हम चेक को पे कर देते। सो आई होप दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बैंक अकाउंट को लेकर के ये सारे एस्पेक्ट आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात करेंगे लोन टू ए कंपनी। अगर हम कंपनी को लोन देते हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोन किन एक्टिविटीज के लिए दिया जा सकता है? सो लोन कैन बी गिवन फॉर दोज एक्टिविटीज विच आर ऑथोराइज्ड इन द मेमोरेंडम। सो लास्ट सेशन में आपको बताया गया था कि अगर वो एक्टिविटीज हैं जो मेमोरेंडम के अंदर नहीं लिखी जाती तो उनको हम कुछ और कहते हैं। सो कैन यू टेल कि उनको हम क्या कहते हैं? तो वो एक्टिविटीज जो मेमोरेंडम में नहीं लिखी, अगर वो एक्टिविटी कंपनी कंडक्ट करती है तो उनको हम क्या कहते हैं? उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं अल्ट्रा वायर्स। सो अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटी के लिए हम लोन नहीं दे सकते, अगर देंगे तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी। सो लोन देते समय हम असर्टन करेंगे बोरिंग पावर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स एंड बोरिंग पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स। तो कंपनी की बोरिंग पावर, शेयर होल्डर्स की बोरिंग पावर और डायरेक्टर्स की बोरिंग पावर्स। तो पहले हम देख रहे हैं कंपनीज की बोरिंग पावर्स। सो कंपनीज की बोरिंग पावर के ऊपर, शेयर होल्डर की बोरिंग पावर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता बिकॉज दे आर अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो देयर इज नो सीलिंग और ये अराइज होती हैं, ये कंपनी डिराइव करती है फ्रॉम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो किसी भी कंपनी ने अगर कोई एक्टिविटी कंडक्ट करनी है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, तो उसको बोरो करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए कोई सीलिंग उसके ऊपर नहीं रहती। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इनकी पावर्स कहाँ से अराइज होती हैं? तो ये पावर अराइज होती हैं मेमोरेंडम से। लेकिन अगर हम बात करते हैं डायरेक्टर्स की कम पावर्स के ऊपर, सो पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोरिंग पावर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर्स देते हैं शेयर होल्डर्स थ्रू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो बोर्ड की पावर आर्टिकल्स में लिखी होती हैं और वो इतनी ही होती हैं जितनी आर्टिकल्स में लिखी हैं। और आर्टिकल्स को कौन ऑथोराइज करता है? आर्टिकल को शेयर होल्डर्स ऑथोराइज करते हैं, यानी
बोर्ड को पावर्स कौन देता है? बोर्ड को पावर देते हैं शेयर होल्डर्स। अगर बोर्ड के पास एडिक्वेट पावर्स नहीं है तो उस केस में व्हाट विल हैपन? सो बोर्ड विल गो टू शेयर होल्डर्स, फिर शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे और बोर्ड को एडिशनल पावर्स दे देंगे। सो फॉर एनहेंसमेंट ऑफ पावर्स शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। बोर्ड की पावर को इंक्रीज करने के लिए शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। अब लोन लेने के लिए सिग्नेचर लोन डॉक्यूमेंट के ऊपर कौन करेगा? सो सिग्नेचर ऑन लोन डॉक्यूमेंट्स, सो दैट विल बी ऑफ द ऑथोराइज्ड पर्सन। और लास्ट सेशन में हम देख चुके हैं ऑथोराइज्ड पर्सन कौन होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है। सो इट कुड बी सम डायरेक्टर, इट कुड बी सम एम्प्लॉय, इट कुड बी सम अदर पर्सन, और इनको रेजोल्यूशन के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करता है। नाउ क्रिएशन ऑफ चार्ज। सो जब भी लोन डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं तो इनका इम्प्लीकेशन क्या होता है? सो व्हेन लोन डॉक्यूमेंट्स आर साइंड, with the signing of loan document, charge is created on asset of the company। तो जो कंपनी के एसेट्स हैं उनके ऊपर कंपनी चार्ज क्रिएट कर देती है। कैसे चार्ज क्रिएट करती है? बाय साइनिंग ऑफ लोन डॉक्यूमेंट, लोन डॉक्यूमेंट को साइन करके। चार्ज को लेकर के दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। एक होता है चार्ज का क्रिएशन और दूसरा होता है चार्ज का रजिस्ट्रेशन। सो क्रिएशन करने का जो प्रोसीजर है वो है बाय साइनिंग द लोन डॉक्यूमेंट, और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो अभी हम देखेंगे। तो चार्ज इज क्रिएटेड बाय साइनिंग द लोन डॉक्यूमेंट, और चार्ज किसके ऊपर क्रिएट होता है? चार्ज क्रिएट होता है ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। और ये चार्ज किस फॉर्म में हो सकता है? तो ये चार्ज प्लेज की फॉर्म में हो सकता है, ये हाइपोथिकेशन की फॉर्म में हो सकता है, ये असाइनमेंट की फॉर्म में हो सकता है, ये मॉर्गेज की फॉर्म में हो सकता है, ये लियन हो सकता है। सो इट कुड बी एनी ऑफ दीज टाइप ऑफ चार्जेस। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। सो चार्ज रजिस्ट्रेशन इट इज रिक्वायर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और ये सभी लोन्स के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सो ऑल टाइप ऑफ चार्जेस रिक्वायर रजिस्ट्रेशन विद आरओसी फॉर ऑल लोन्स। सो सभी लोन्स में चार्ज रजिस्ट्रेशन की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, और चार्ज रजिस्ट्रेशन किसके साथ होगा? आरओसी के साथ होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ होगा। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कौन सा रजिस्ट्रार हो सकता है? क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रार लोकेटेड है ऑल ओवर द कंट्री, बहुत सारे कंपनी रजिस्ट्रार हैं, तो हमने किस रजिस्ट्रार के साथ ये रजिस्ट्रेशन करवाना है? तो रजिस्ट्रार होगा उस जुरिस्डिक्शन का जो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को गाइड करता है। सो जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, तो जिस आरओसी का जुरिस्डिक्शन होगा तो उस आरओसी के साथ ये चार्ज हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। यानी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी की फैक्ट्री कहाँ है, कंपनी ने लोन कहाँ पे लिया है, ये नहीं देखा जाएगा। तो रजिस्ट्रार लिक्विड किया जाएगा with reference to registered office of the company। Registration of charge is the responsibility of the company। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि कंपनी के केस में जो रजिस्ट्रेशन है चार्ज का क्रिएशन के बाद, तो वो किसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कंपनी की। लेकिन क्रेडिटर को राइट अवेलेबल है, सो बैंक को राइट अवेलेबल है। सो बैंक एज ए क्रेडिटर ये चार्ज रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो बैंक के पास राइट अवेलेबल है, और कंपनी की ये ऑब्लिगेशन है चार्ज को रजिस्ट्रेशन करवाना। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, अगर चार्ज रजिस्टर्ड नहीं होता
तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे नॉन रजिस्ट्रेशन के। सो बैंक विल बी रेंडर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इफ कंपनी गोज फॉर लिक्विडेशन। कल को अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, कंपनी कल को अगर लिक्विडेट की जाती है, तो लिक्विडेशन में एसेट को बेचा जाता है और उस सेल में से जो भी सेल प्रोसीजर आती हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रायोरिटीज होती हैं। सो सबसे पहले ये पैसा सिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया जाता है और अगर बैंक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाता है तो फिर बैंक की जो बारी है पैसा मिलने की वो बहुत देर से आएगी। सो अगर नॉन रजिस्ट्रेशन चार्ज का है तो उस केस में बैंक विल बिकम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एंड टू दैट एक्सटेंट बैंक की जो लोन की रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। नौ चार्ज की प्रायोरिटी क्या रहेगी। लेट अस से देयर इज अ बैंक ए एंड बैंक बी, दो बैंक्स ने लोन दिया इंडिपेंडेंटली, तो एक का चार्ज पहले क्रिएट किया गया, दूसरे का चार्ज बाद में क्रिएट किया गया। अब क्वेश्चन आता है प्रायोरिटी ऑफ चार्ज हम किस प्रकार से फिक्स करेंगे। तो प्रायोरिटी ऑफ चार्ज को फिक्स करने के लिए दो डेट्स का हमने ध्यान रखना है, एक चार्ज क्रिएशन की डेट और दूसरी है चार्ज रजिस्ट्रेशन की डेट। तो जब भी प्रायोरिटी फिक्स करनी है तो प्रायोरिटी विल बी फिक्स्ड विद रेफरेंस टू डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, यानी डॉक्यूमेंट की जो डेट है उस डेट के रेफरेंस में ये प्रायोरिटी मिलेगी। सो जहां चार्ज रजिस्टर हो चुका है तो प्रायोरिटी विद रेफरेंस टू डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ क्रिएशन जांची जाएगी। Now after priority of charge, let us see the next part, that is time for filing papers for registration with ROC। RO के पास जो हमने पेपर्स फाइल करने रजिस्ट्रेशन के लिए उसका टाइम लिमिट क्या है। तो यहाँ पे हमें फॉलो करना होगा सेक्शन 77 की रिक्वायरमेंट को। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन दिस इज टू बी डन विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की डेट के 30 days के बीच में। सो दिस मीन फ्रॉम डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट कौन सी है, जिस डेट को हमने चार्ज को क्रिएट किया गया। सो 30 days का टाइम हमारे पास अवेलेबल है, यानी कंपनी के पास अवेलेबल है। और अगर डिले होता है सो बियॉन्ड 30 days, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन। सो इफ दिस डिले इज अप टू 30 days तो परमिशन चाहिए होगा ROC का। So ROC can condone this delay. So 30 days के बाद 30 days और उस 30 days के बाद नेक्स्ट 60 days के लिए भी, यानी ROC के पास ये पावर कुल मिला के 90 days के लिए है। 30 days इन फर्स्ट पार्ट, 60 days इन सेकेंड पार्ट, तो जिसके लिए एक्स्ट्रा फीस चार्ज की जाती है। तो देयर इज अ प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा फी। नो अब कौन से फॉर्म को हम यूज करेंगे। सो फॉर्म नंबर विच विल बी यूज्ड फॉर फाइलिंग द डिटेल्स। सो नया लोन हो, मॉडिफिकेशन हो, तो ये फॉर्म है हमारा CHG1 फॉर ए न्यू लोन, और फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग चार्ज इट इज CHG1। फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ लोन, अगर लोन एडजस्ट हो जाए तो डी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जिसको हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सो चार्ज सेटिस्फैक्शन विल बी ऑन फॉर्म नंबर CHG4। CHG4 के ऊपर ये सेटिस्फैक्शन फाइल किया जाएगा। तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट्स का डिस्कशन। अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस इसके ऊपर रिलेटेड हैं। सो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू।
ए कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, व्हाट इज मेंट बाय दिस? जब हम कहते हैं कंपनी में सक्सेशन जो है वो परपेचुअल रहता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। कंपनी एग्जिस्ट until voluntarily dissolved by the shareholders. Company continues to exist till it is liquidated by a due process of law. Company has a fixed lifespan determined by the board. Company ceases to exist after a certain period. तो जब हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कंपनी तब तक कंटिन्यू करेगी जब तक उसको लिक्विडेट नहीं किया जाता बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो दिस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। हु ओन्स ए कंपनी एंड इन व्हाट मैनर? तो कंपनी को ओन कौन करता है और किस मैनर में ओन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिविजुअली, शेयर होल्डर्स ज्वाइंटली, एम्प्लॉइज कलेक्टिवली, गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली। तो कंपनी का ओनर कौन है और वो किस मैनर में उसको ओन करते हैं? तो ओनर हैं शेयर होल्डर्स और वो ज्वाइंटली उसको ओन करते हैं। तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। कंपनी इज मैनेज्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स, दीज आर कॉल्ड। सो कंपनी को मैनेज कौन करता है? शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स। इनको हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट कमेटी। सो हु मैनेजेस द कंपनी बीइंग शेयर होल्डर्स रिप्रेजेंटेटिव्स? तो ये होते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स का जो बोर्ड है और डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर्स को। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ ए कंपनी वो कौन सा डॉक्यूमेंट है और उसको कौन इशू करता है? सो दो क्वेश्चन का आंसर हमने देना है। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ ए कंपनी, सो इट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन और इसको इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और कंपनी सेक्रेटरी इसको इशू करता है। इसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इशू करता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इसको कहते हैं और बिजनेस रजिस्ट्रार इसको इशू करता है। सो व्हाट विल बी आवर आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? सो आवर आंसर विल बी हियर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर ऑफ ए कंपनी इज नोन एज एंड हु प्रिपेयर्स इट? सो जो डॉक्यूमेंट चार्टर ऑफ द कंपनी है वो डॉक्यूमेंट कौन सा है और उसको कौन प्रिपेयर करता है? बाय लॉज हैं ये और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को प्रिपेयर करती है। ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको लीगल एडवाइज़र प्रिपेयर करता है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और इसको शेयर होल्डर प्रिपेयर करते हैं। ये कॉर्पोरेट एग्रीमेंट है जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रिपेयर करता है। सो कौन सा वो डॉक्यूमेंट है इनके अंदर? सो दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। एक्टिविटीज ऑफ ए कंपनी विच आर बियॉन्ड इट्स पावर्स आर नोन एज। सो वो एक्टिविटीज जो कंपनी की पावर से परे हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा वायर्स, अनलॉफुल एक्ट, ओवर रीचिंग एक्टिविटीज या अल्ट्रा वायरस। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट विल बी द आंसर? क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? अगर आप सभी कॉन्सेप्ट्स को ठीक से अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो फिर इन क्वेश्चन के आंसर तो आप बहुत क्विकली दे पाते हैं। तो ये होता है अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड पावर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी आर अवेलेबल इन विच डॉक्यूमेंट? कंपनी को जो इंटरनल रूल्स हैं उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? बाय लॉस होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं या चार्टर ऑफ रेगुलेशंस होता है? तो इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी, तो दीज आर कंटेन्ड इन विच डॉक्यूमेंट? तो ये अवेलेबल होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट, बिफोर कमेंसिंग बिजनेस कंपनीज are to send a declaration of commencement of business to ROC within how much period? कमेंस करने से पहले बिजनेस को कंपनीज ने डेक्लेरेशन भेजना होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का ROC को।
इसका पीरियड कितना है? 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 365 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन या 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेट होने के कितने पीरियड के अंदर? So this is done within 180 days of date of incorporation. So option B is our answer. A company is a private company when it is not allowed to issue shares to public and its shares cannot be traded on stock exchange. Which document impose this restriction? तो कंपनी प्राइवेट कंपनी है, अगर उसको पब्लिक इशू करना परमिटेड नहीं है या उसके शेयर को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड नहीं किया जा सकता, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है जिसके कारण ये प्राइवेट कंपनी बनती है, तो किस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये इम्पोजिशन है रिस्ट्रिक्शन का? मेमोरेंडम के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के थ्रू या बाय लॉज के थ्रू? सो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द आंसर? सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर हमारा बनेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये हमारा आंसर है। एक कंपनी इज ए गवर्नमेंट कंपनी व्हेन गवर्नमेंट होल्ड्स एटलीस्ट दिस परसेंटेज ऑफ शेयर्स इन दिस कंपनी। तो हमने परसेंटेज बतानी है गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए, 49%, 51%, 75% या 100%। तो दिस इज 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पेड अप कैपिटल ऑफ ए स्मॉल कंपनी इज रिस्ट्रिक्टेड टू। वो अगर स्मॉल कंपनी है तो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के मुताबिक तो ये अमाउंट कितना हो सकता है? 8 करोड़, 12 करोड़, 10 करोड़ या 6 करोड़। तो पेड अप कैपिटल ऑफ ए स्मॉल कंपनी अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ अ कंपनीज एक्ट, सो दिस कैन बी मैक्सिमम 10 करोड़। ज्यादा से ज्यादा ये 10 करोड़ हो सकती है। एज पर रूल्स फ्रेम्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ए कंपनी, स्मॉल कंपनी, पेड अप कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन। तो पेड अप कैपिटल स्मॉल कंपनीज की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने फ्रेम किया रूल्स, उनके मुताबिक मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 2 करोड़। तो जो एमसीए ने फ्रेम्ड रूल के मुताबिक रिस्ट्रिक्शन है तो वो है ₹4 लाख। तो वो ₹4 लाख है रिस्ट्रिक्शन। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी कैन बी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर शेयर होल्डर कितना हो सकता है? 1 and 100, 2 and 200, 3 and 300 या 4 and 400। प्राइवेट कंपनी के केस में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो दिस इज 2 and 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन ए पब्लिक कंपनी कैन बी। किसी भी पब्लिक कंपनी में मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर शेयर होल्डर्स का कितना हो सकता है? 5 and 1000, 7 and no limit, 6 and 500, 8 and 800। मिनिमम मैक्सिमम नंबर इन ए पब्लिक कंपनी, so it is minimum 7 and maximum no limit। Before we go to next question, there is something very important for you. Free live class, is it enough to pass this exam? No, it is not enough to pass the exam. Is it useful? Yes, it is very useful। अगर आपने अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है तो ये क्लास बहुत यूजफुल है, इसको कभी मिस मत करें। एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको फुल सिलेबस का प्रिपरेशन करना होता है और इस क्लास में हम इंटरनल सर्कुलर्स बिल्कुल भी नहीं करवा पाते बिकॉज हर बैंकें अलग अलग हैं। जनरल बैंकिंग को हम कवर करते हैं लेकिन जनरल बैंकिंग में हम सभी टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द टाइम इशू। तो इसीलिए आपको जनरल बैंकिंग को कवर करने के लिए, बिकॉज इंटरनल सर्कुलर्स आप अपने लेवल के ऊपर कवर करेंगे,
जनरल बैंकिंग के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इनको आप यूज़ करें, इनसे बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ क्वेश्चन बैंक को यूज़ करें प्रैक्टिस के लिए। पीडीएफ स्टडी नोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आरबी की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगी पिछले 1 साल की, और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। तो अगर इतना कुछ अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर, तो ये मिलेगा कहाँ पे आपको? ये मिलेगा हमारी ऐप के अंदर या मिलेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो इनको यूज़ करें और इनका बेनिफिट लें। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल करें, हम सूटेबली रिप्लाई करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा है तो फिर इसको डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन यूज़फुल लगा है तो फिर इसको लाइक ज़रूर करें। और चैनल को बेल आइकन के साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हम दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प कर सकते हैं, तो इस वीडियो के लिंक को कॉपी करें, शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर या अपने फेसबुक पेज के ऊपर। आप दूसरे स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी स्टूडेंट्स से कि दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अब हम और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए प्राइवेट कंपनी एंड इन ए पब्लिक कंपनी। सो दोनों ही तरह की कंपनीज के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे? सो 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 या 4 and 5। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम, सो इट इज 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। सो प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3। In a public company, when a number of directors exceeds how much shareholders approval is required? पब्लिक कंपनी के अंदर अगर डायरेक्टर्स की गिनती एक पर्टिकुलर नंबर को ज़्यादा हो जाए, एक्सीड करती हो, तो शेयर होल्डर की अप्रूवल की ज़रूरत है। 10 से ऊपर हो, 12 से ऊपर हो, 15 से ऊपर हो या 18 से ऊपर हो। सो व्हेन नंबर ऑफ डायरेक्टर एक्सीड हाउ मेनी आउट ऑफ दीज? सो फ्रेंड्स इट इज 15, अगर 15 से वो एक्सीड करती है। चलिए फ्रेंड्स अब इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।